My dear students, in previous video about biomolecule, we discussed protein, carbohydrate, vitamins, hormone and enzyme. Lastly, nucleic acid we discussed today, mention in your syllabus. हमने देखा कि बायोमॉलिक्यूल में जो हम लोग को पढ़ना था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन और लास्टली मेंशन है न्यूक्लिक एसिड। अगर आप बायो ग्रुप से होंगे तो बहुत कायदे से समझेंगे, लेकिन मैं इस चीज को इस तरीके से इजी वे में समझाने जा रहा हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स के भी होंगे तो भी आप लोगों को हमारी बातें पूरी क्लियर समझ में आएगी कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, हेंस दे आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं डीएनए और एक को कहते हैं आरएनए। हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड जो दो प्रकार का है, एक को कहते हैं डीएनए, एक को कहते हैं आरएनए। डीएनए जिसे कहा जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जिसे कहेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के आधार पे कि इस डीएनए या आरएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा केमिकली। और हमें मालूम है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। डीएनए हमारा जेनेटिक कंट्रोलर है, जो हेरेडिटी कंट्रोलर है, जेनेटिक कंट्रोलर है, इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से जो डीएनए का फंक्शन है, आरएनए का फंक्शन है, वो हमारे लिए केमिस्ट्री के आधार पर इसका पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। हम देखेंगे कि इनकी क्या कंपोनेंट होते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो केमिकली अगर देखा जाए तो जो डीएनए या आरएनए है बेसिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो केमिकली दे कंटेन 3 मेन केमिकल, जिसमें पहला केमिकल होता है 5 कार्बन शुगर। इस 5 कार्बन शुगर को हम राइबोज कहते हैं। अगर 5 कार्बन शुगर है तो निश्चित है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, C5H10O5 होना चाहिए। बट इन डीएनए शुगर कंटेन 1 लेस कार्बन, तो फार्मूला हो जाता है C5H10O4 और ऐसे शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो इस तरीके से डीएनए में पाया जाने वाला जो 5 कार्बन शुगर है उसे हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन 1 लेस ऑक्सीजन। जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर पाया जाएगा वो 5 कार्बन शुगर ही होगा, उसे राइबोज कहेंगे, क्योंकि वहां पे आरएनए के केस में उसका जो फार्मूला होगा C5H10O5 होगा। तो बेसिकली जो डीएनए और आरएनए में अंतर है वो शुगर को लेके है कि जो 5 कार्बन शुगर है, अगर आरएनए है तो वहां पे राइबोज शुगर है एंड दे कंटेन फार्मूला C5H10O5, बट इन केस ऑफ डीएनए 5 कार्बन शुगर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज बिकॉज़ दे कंटेन 1 लेस ऑक्सीजन। तो पहला जो केमिकल है डीएनए के अंदर वो है 5 कार्बन शुगर। सेकेंड जो है इनऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं। अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फास्फोरिक एसिड का H3PO4 होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ये जो फास्फोरिक एसिड होता है ये फॉस्फेट के रूप में होता है। अगर हम बात करेंगे फॉस्फेट की तो निश्चित है क्योंकि एसिड है तो H को रिलीज कर देगा, तो जो फॉस्फेट बनेगा उसका स्ट्रक्चर ये आपका स्ट्रक्चर होगा निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये रहता है फॉस्फेट।
आपने समझा कि पहला केमिकल 5 कार्बन शुगर है, दे कंटेन 1 लेस कार्बन, जिसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबो शुगर। दूसरा है फास्फोरिक एसिड, जो फास्फेट के रूप में रहता है। अब होता क्या है, तीसरा केमिकल की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इनकी बॉन्डिंग की बात करेंगे। तीसरा केमिकल के अंदर होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मैंने कहा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आप पढ़े होंगे। हेट्रोसाइक्लिक आर दोज वेयर हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ए रिंग। अगर बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई थर्ड एटम लाइक नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन अटैच हो तो दे आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहां पे होगा उसको कहेंगे नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। केमिकली इसे आप बहुत कायदे से देखेंगे। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है pyridine और एक होता है प्यूरीन। अब ये जो pyridine होता है, याद रखोगे कि यहां पे सिंगल साइकिल होती है, सिंगल रिंग होता है, लेकिन प्यूरीन के अंदर डबल रिंग होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब ये जो pyridine होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है थायमीन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल जो कि आरएनए में पाया जाता है। और प्यूरीन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। अगर केमिस्ट्री के आधार पर इनका स्ट्रक्चर देखें तो अब आप यहां ध्यान दोगे, हमने कहा कि pyridine के केस में सिंगल रिंग होता है। तो अगर सिंगल रिंग है और मान लो आपको थायमीन बनाना है तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान दोगे। कंपैरेटिवली अगर आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले एक सिंगल रिंग बनाओ। आपने बना लिया, यहां पे आपका ऑक्सीजन रहेगा। ये भी आपको ध्यान देना है कि बैलेंसी जो है कार्बन की सेटिंग 4 करनी है आपको। यहां भी रहेगा आपका ऑक्सीजन और यहां रहेगा N, यहां पे N बनाओगे और यहां रहेगा H और यहां पे आपका रहेगा CH3 और यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड। अब आप देखेंगे तो हर कार्बन की वैलेंसी 4 सेट हो रही है और ये जो स्ट्रक्चर बना ये हमारा कहलाएगा थायमीन, जिसको कहेंगे T। अब हमें साइटोसिन बनाना है तो साइटोसिन के लिए अब आपको क्या याद रखना है, आपको इसको NH2 में कन्वर्ट कर देना है। ये आपका हो गया NH2। अब NH2 हो गया तो इस कार्बन की वैल्यू से ऑलरेडी यहाँ 1 2 3 हो गई और यहाँ पे अब आपको ये करना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देना है। तो इस नाइट्रोजन की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू भी 4 हो गई। इसके बाद ये वो आपको ऐसे ही रखना है, NH को ऐसे ही रखना है और यहाँ से CH3 आपको रिप्लेस कर देना है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना आपका साइटोसिन का। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है थायमीन में, साइटोसिन में, और सिमिलरिटी होती है कि सिंगल रिंग रखते हैं। अब बात करें अगर हम यूरेसिल की, तो यूरेसिल के केस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे NH होगा और यहाँ रहेगा ये ऑक्सीजन, NH रहेगा आपका। और यहां पे याद रखोगे कि यहां पे आपका CH3 रहेगा। अगर ये स्ट्रक्चर बना तो ये आपका होगा यूरेसिल का। खैर ये 3 जो है आपको बस इनके स्ट्रक्चर को याद रखना है अपने दिमाग में कि थायमीन हो गया या साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, ये सिंगल रिंग रखने वाले होंगे और इन्हें हम pyridine कहेंगे। pyridine क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन, ये 5 कार्बन के साथ यहाँ अगर N लगा है तो दे आर नोन एज pyridine रिंग। अब अगर हम बात करें प्यूरीन की, हमने कहा कि प्यूरीन के अंदर 2 रिंग होंगे जो एक दूसरे से फ्यूज होंगे और प्यूरीन 2 होगा जिसको एक को एडेनिन कहेंगे, एक को ग्वानिन कहेंगे।
अब आपको क्या करना है, अगर इनका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप 2 रिंग बनाओ। ये आपका बन गया 2 रिंग, इसके लिए भी आप बना लो 2 रिंग ताकि डिफरेंस हमको पता चले। ये आपने बना लिया 2 रिंग। अब आपको सेटिंग कैसे करनी है, यहां पे लेना है आपको NH2, यहां पे रहेगा N, डबल बॉन्ड बनाएंगे ताकि पहले से सेट हो। यहां पे रहेगा N, ये भी डबल बॉन्ड रहेगा। और अब जो है यहां आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहां रहेगा NH। अब यहां अगर बैलेंस ही देखोगे, यहां आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बैलेंस ही की सेट हो गई और ये हो गया एडेनिन। अगर हम ग्वानिन की बात करेंगे तो ग्वानिन के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को रखना है, यहाँ पे NH रहेगा, यहाँ पे आपका NH2 रहेगा, ये आपका N रहेगा और यहाँ पे आपका NH रहेगा। और इस तरीके से ये आपका जो बना ये कहलाएगा ग्वानिन। तो बेसिकली डिफरेंस एडेनिन और ग्वानिन में ये है, यहाँ पे टर्मिनल NH2 रहता है, यहाँ पे टर्मिनल CO रहता है, यहाँ पे NH2 साइड में रहेगा और इस तरीके से ये एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं कि ये जो केमिकल है इनका आपस में कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये कैसे कंबाइन होते हैं। तो हमने कहा कि इसके अंदर जो शुगर है 5 कार्बन का शुगर है, अगर उसका रिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये रिंग स्ट्रक्चर होता है 5 कार्बन का। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये आपका जो है कार्बन माना जाता है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकेंड कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है, ये आपका फोर्थ कार्बन है और यहाँ आपको लिखना है HOCH2 और यहाँ आपका रहेगा H। यहाँ पे आपको OH यूज करना है, ये H हो गया। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि HOH होना चाहिए था लेकिन एक ऑक्सीजन कम रहता है तो यहाँ आपका रहेगा H और यहाँ रहेगा H और OH। ये स्ट्रक्चर है टेक्निकली जो है आपका स्ट्रक्चर है 5 कार्बन के डीऑक्सीराइबोज का। ये कार्बन नंबर 1 होता है। तो शुगर कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस को पकड़ता है। अब नाइट्रोजन बेस को पकड़ेगा शुगर, तो ऐसे बॉन्डिंग को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो याद रखोगे कि शुगर कार्बन नंबर 1 अटैच विथ नाइट्रोजन बेस बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इस तरीके से शुगर और नाइट्रोजन बेस के इस कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। तो हमसे कभी पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। बट यही शुगर जब एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, एसिड प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब शुगर कार्बन नंबर 1 पे पकड़ेगा नाइट्रोजन बेस को और एसिड को पकड़ता है आइदर 3 और 5 कार्बन। देखो 3 कार्बन पे OH है और 5 कार्बन पे OH है, ये 5 कार्बन है। किस तरीके से पकड़ेगा? तो उसको कहेंगे फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब आप समझोगे कि आखिर इसका नाम फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्यों होगा। फास्फो का मतलब फास्फोरिक एसिड जो आपने एसिड यूज किया है, डाई का मतलब 2 बार बनाने वाला है 3 और 5 के, एस्टर का मतलब क्या है? ये अल्कोहल है और वो फास्फोरिक एसिड है। एसिड और अल्कोहल जब मिलेंगे तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, वाटर रिमूव होता है, हेंस दे आर नोन एज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपको टेक्निकली क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि शुगर नंबर 1 कार्बन पे नाइट्रोजन बेस को पकड़ेगा, किसी को भी पकड़ सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल तो डीएनए में बाहर नहीं जाएगा। नाइट्रोजन बेस जो कार्बन नंबर 1 पे पकड़ेगा उस लिंकेज को कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
और 3 या 5 पे एसिड को पकड़ेगा जिसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे, और इस तरीके से शुगर और नाइट्रोजन बेस की कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, और एसिड शुगर और नाइट्रोजन बेस की कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं, अब इनका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि ये अटैच कैसे होते हैं। और मैंने कई बार आपको बताया कि आप जो है सबसे पहले तो केमिस्ट्री के आधार पर बायोमॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं, तो आप केमिकली उनका स्ट्रक्चर, उनके फार्मूले को आप अपने दिमाग में रखें। और अगर आप नहीं बायो वाले हैं, मैथ वाले हैं, तो भी आपको इतना बढ़िया ये मैटर समझ में आएगा, क्योंकि निश्चित है कि ये बायो का है, डीएनए और आरएनए आपके दिमाग में लगेगा कि बायो है, बट केमिस्ट्री के आधार पे सोचेंगे तो इनका एक कंसेप्ट है। अगर उस कंसेप्ट के आधार पे चलेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा। हमारी पोटेंशियल, हमारी क्षमता, ये हम जो है चाह रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें आपके दिमाग में रखें और आपको दें, ताकि आप जो है उसका फायदा उठा सके। और आप हमारी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी पोटेंशियल बढ़े। और हमारी पोटेंशियल बढ़ेगी तो हम हर टॉपिक पे, आइसोलेटेड टॉपिक पे आपको अच्छी से अच्छी चीजें देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। अब हम चलते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो याद रखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो डीएनए होता क्या है। तो डीएनए इज डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 धागों का बना डीएनए स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जो 2 धागे बनते हैं, डबल हेलिक्स बनता है, ये कैसे बनता है इसको समझो। तो हमने कहा कि यहां पे आपका सबसे पहले आप लिख लो शुगर, यह आपका हो गया शुगर। यह आपका हो गया शुगर, शुगर हो गया, शुगर, शुगर, और ये शुगर हो गया। मैंने कहा कि ये कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस को पकड़ता है। मान लो यहां पे आ गया ए, यहां पे आ गया टी, यहां पे आ गया जी, यहां पे आ गया सी, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब जो एसिड होगा, याद रखो कि एक ही एसिड 2 शुगर को पकड़ेगा। लेकिन कैसे पकड़ेगा? एक को अगर 3 पे पकड़ेगा तो दूसरे को 5 पे पकड़ेगा। मान लो ये एसिड जो टॉप वाला शुगर है, इसको पकड़ा इसने 3 पे, तो इसका 5 कार्बन क्या रहेगा? फ्री रहेगा। अब इसको पकड़ेगा ये 5 पे, फिर अगला एसिड होगा, इसको पकड़ेगा 3 पे और इसको पकड़ेगा 5 पे, फिर अगला एसिड होगा, इसको पकड़ेगा 3 पे और इसको पकड़ेगा 5 पे। अब इसका कौन सा फ्री रहेगा? 3 फ्री रहेगा। ये आप अपने दिमाग में रखो। तो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। तो जो फास्फोरिक एसिड होता है वो बैकिंग यानी बैकिंग बोन का काम करता है, स्केलेटन का काम करता है, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये धागा बन गया। इस धागे में आप देखेंगे कि 5 कार्बन अगर ऊपर वाले का फ्री है तो नीचे वाले का 3 फ्री रहेगा, 3 कार्बन फ्री रहेगा। अब जो दूसरा धागा अटैच होगा, इसके जस्ट एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल का मतलब आप समझो, मान लो यहां पे हमने बना दिया ये आपके यहां भी 4 शुगर हो गए, अब क्या होगा? मान लो यहां भी एसिड, तो वार्सन ऑफ ट्री का कहना है कि जो दोनों धागे अटैच होंगे एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब इसका 5 फ्री है तो इसका 3 जरूर फ्री रहेगा। तो अगर 3 फ्री है, इसका मतलब एसिड ने इसको कहां पकड़ा है? 5 पे, इसको कहां पकड़ा है? 3 पे, फिर अगला एसिड इसको पकड़ा है 5 पे, इसको पकड़ा है 3 पे, फिर अगला एसिड इसको पकड़ा है 5 पे और इसको पकड़ा है 3 पे। तो निश्चित है कि इसका कौन सा फ्री रहेगा? 5 फ्री रहेगा। तो वो जो धागा होना चाहिए एंटी पैरेलल होना चाहिए। देखो इसका ऊपर वाला 5 फ्री है तो इसका 3 फ्री है, इसका 3 फ्री है तो इसका 5 फ्री है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ए है इसका कॉम्बिनेशन हमेशा टी के साथ होगा एंड वाइस वर्सा, यानी ए टी के साथ या टी ए के साथ।
और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक वैसे T अगर है तो यहाँ सामने A रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। G है तो सामने C रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। C है तो G रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और इस तरीके से ये जो दोनों धागे होंगे एक दूसरे से अटैच होते चले जाएंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहोगे कि डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डबल हेलिक्स चेन होता है, जहां 2 हेलिक्स एंटी पैरेलल एक दूसरे से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होते हैं। अब इसी चीज को वाटसन और क्रिक ने 1953 में, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, तो हम डीएनए का फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हमने आपको कहा कि जो डीएनए है डबल हेलिक्स यानी 2 धागे का बना होता है, और ये जो 2 धागे होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो कैसे स्पाइरली अरेंज होंगे? मान लो आपका एक धागा सपोज दैट ये है, अगर इसका 5 है तो निश्चित है कि ये 3 होगा, तो दूसरा धागा स्पाइरली अरेंज होगा। अगर ये 5 है तो इसका 3 in 3 रहेगा और इसका हो जाएगा 5 in 3। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे A है या G है या T है या C है तो सामने T जरूर रहेगा डबल बॉन्ड। अगर G है तो सामने C रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, T है तो सामने A रहेगा डबल बॉन्ड, C है तो G रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा दोनों चेन अटैच रहती है। अब ये जो होता है इसको लोब कहते हैं। इनका जो डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक लोब के अंदर मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। ये सब आप एमसीक्यू के लिए अपने दिमाग में डालो। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। पूछेगा आपसे एमसीक्यू में कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि 1 लोब में मैक्सिमम 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं जिसका लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और ये भी कहा वाटसन और क्रिक ने कि अगर मान लो प्यूरिन और फ्लोरीन दोनों का रेशियो जो होता है वो 1 होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे A प्लस G इज ऑलवेज इक्वल टू T प्लस C। ये भी आप याद रखोगे कि द रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyridine आर ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? जितने A रहेंगे उतने T रहेंगे, जितने G रहेंगे उतने C रहेंगे, और इस तरीके से डीएनए की एक चेन बन जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर डीएनए की चेन बन गई तो फिर डीएनए के अंदर डुप्लीकेशन कैसे होता है? एक डीएनए से 2 डीएनए या 2 डीएनए से 4 डीएनए बनते कैसे? उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए के अंदर जो डिवीजन होता है उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन, या उसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कैसे होता है इसको समझिए। होता यह है कि अगर मान लो डीएनए की अगर चेन है, सपोज दैट हमने कहा कि डबल हेलिक्स होता है, ये 2 चेन है। अब एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है इंडो न्यूक्लिएजेज। इस एंजाइम का नाम है। डीएनए को जब रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होना होता है तो एंजाइम अटैक करता है। जैसे अटैक करता है तो दोनों चेन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगते हैं और चेन विल्डिंग हो जाती है, ऐसे फैल जाती है। अब अगर ये फैल गई तो मान लो अगर ये 5 है तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये अगर 3 है तो ये आपका 5 हो जाएगा। मान लो यहां रहा होगा A T G C A, तो निश्चित है कि इसके सामने T रहा होगा, A रहा होगा, C रहा होगा, G रहा होगा और T रहा होगा। अब जब इनकी सिंथेसिस होती है तो देखो रेप्लिकेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन बेस मौजूद है, इन्हीं को रिप्लाई करना है। तो सबसे पहले 3 to 5 डायरेक्शन सिंथेसाइज होता है। A है 3 to 5 डायरेक्शन, A है T आ जाएगा, C है G आ जाएगा, G है C आ जाएगा, T है A आ जाएगा, A है T आ जाएगा, और इस तरीके से एक चेन बन गई। अब ये जो चेन बनेगी, निश्चित है कि ये जो चेन बनेगी इस चेन में
50% ओल्ड मटेरियल है और 50% न्यू मटेरियल है, हेंस दे आर नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब यहाँ भी सेम वैसे ही होता है। अब देखो यहाँ टी है तो ए आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा, सी है तो डी आ जाएगा, ए है तो टी, टी है तो ए, और इस तरीके से चेन बन जाएगी। और इस तरीके से जो चेन बनेगी तो हम देखेंगे कि एक मदर डीएनए से 2 डाटा, इसके बाद यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। 1 मदर डीएनए प्रोड्यूस 2 डाटा डीएनए which contain 50% old material and 50% new material, और इसलिए इसको कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हम लोग चलते हैं आरएनए के ऊपर, जिसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए के अंदर क्या क्या केमिकल होता है, निश्चित है कि केमिकल तो वही रहेंगे, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे जो शुगर होता है, यह शुगर 5 कार्बन का होता है, कोई ऑक्सीजन यहाँ कम नहीं होता है, और उस शुगर को राइबोज कहा जाता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनिन भी होता है, यहाँ पे देखो एडिनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ए की दोस्ती किसके साथ होती है, यू के साथ होती है, और जी की दोस्ती किसके साथ होती है, सी के साथ होती है। क्लियर, बाकी सेम रहता है। और सबसे मेजर अंतर है इसके स्ट्रक्चर में कि जो आरएनए होता है वो सिंगल चेन का बना होता है, और सिंगल चेन बनने की वजह से यहाँ कोई क्वालिंग नहीं होती है। और ये जो सिंगल चेन होता है तो फंक्शन के आधार पे आरएनए को टी वैल्यू मारते हैं, टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए, जो फंक्शन के आधार पे बताइए, मतलब इनको डिवाइड किया गया। एम आरएनए जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए से मैसेज को राइबोसोम के पास लाता है अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए जिसको ट्रांसपोर्टर आरएनए कहते हैं, जो अमाइनो एसिड जो रॉ मटेरियल यूज होने वाले हैं प्रोटीन बनने के लिए उनको कैरी करता है। और थर्ड जो होता है आरआरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। सबसे मेजर कंपोजिशन इसी का होता है, जो 80% होता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड के ऊपर डिटेल पढ़ा, डीएनए क्या होता है ये पढ़ा हमने, आरएनए क्या होता है ये पढ़ा, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। निश्चित है कि डीएनए हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज दे आर रिस्पांसिबल टू ट्रांसफर मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माता पिता के गुणों को बच्चों में लाने का काम डीएनए ही करता है, डीएनए इसके लिए रिस्पांसिबल है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उसमें भी डीएनए एक कंट्रोलर का काम करता है। एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसाइज तो राइबोसोम के पास होती है, जो इसमें आरआरएनए, टीआरएनए अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन कितने प्रकार की अमाइनो एसिड आनी चाहिए, कितनी बड़ी चेन बननी चाहिए, कैसा प्रोटीन बनेगा, ये सब कंट्रोल कौन करता है, डीएनए करता है। इसीलिए डीएनए को कहा जाता है कंट्रोलर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों का न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक क्लियर हुआ, और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड या बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक्स।